प्रिय मित्रों, एसएस मेडिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी सिंह, वरिष्ठ त्वचा रोग विशेषज्ञ, एक वार्तालाप के माध्यम से आप सभी को बताऊंगा कि सही ढंग से प्राणायाम कैसे किया जाता है और गलत ढंग से प्राणायाम करने से क्या क्या नुकसान होते हैं। मुझे गलत ढंग से प्राणायाम करने से जो नुकसान हुआ, मैं उसको भी आप सभी के साथ साझा करूँगा, उससे आप सीखें। डॉक्टर साहब ये बताइए मनुष्य को स्वस्थ रखने में प्राणायाम का क्या योगदान है और ये कितने प्रकार के होते हैं? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। प्राणायाम बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः मैं 4 प्रकार के प्राणायाम करता हूँ और अपने मरीजों को 4 प्रकार के प्राणायाम बताता हूँ। इनमें एक प्राणायाम है जिसे भस्त्रिका कहते हैं। तो भस्त्रिका में हम क्या करते हैं कि गहरी सांस लेते हैं। पहले तो रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं और गहरी सांस लेते हैं, डीप इंस्पिरेशन, और गहरी सांस बाहर निकालते हैं। दूसरा प्राणायाम होता है कपालभाति। तो कपालभाति में भी जो भी हम प्राणायाम करेंगे, सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधी रखेंगे, सामने देखेंगे। कपालभाति में हम पेट को फिचकाते हुए सांस को बाहर निकालते हैं। तीसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, जिसमें हम पहले दाहिनी नाक को बंद करते हैं, फिर बाएं से सांस लेते हैं, 5 सेकंड में सांस लेते हैं, 5 सेकंड तक रोकते हैं, 5 सेकंड निकालते हैं। फिर दाहिनी तरफ से सांस लेते हैं, 5 सेकंड रोकते हैं, फिर 5 सेकंड निकालते हैं। इस प्रकार आधा मिनट में एक चक्र पूरा होता है। जो चौथा प्राणायाम है वो हम करते हैं भ्रामरी। तो ये 4 प्रकार के प्राणायाम हम करते हैं और अपने पेशेंटों को बताते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि इससे स्वस्थ रखने में क्या योगदान है प्राणायाम का, तो अगर हम भस्त्रिका की बात करें तो भस्त्रिका में जैसे गहरी सांस लेते हैं, तो नॉर्मली सामान्यतः हम लोग 500 ml सांस हवा अंदर ले जाते हैं और 500 ml बाहर निकालते हैं। लेकिन भस्त्रिका में क्या करते हैं कि हम 3000 ml एक्स्ट्रा, ये 3000 ml सीसी हवा को और अंदर ले जाते हैं, तो जिससे हमारी कितनी हो जाती है, 3500 या 3600 सीसी हो जाती है, और हम करीब इतनी ही हवा बाहर निकालते हैं। तो आपने देखा कि हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंगों को उपलब्ध होती है। तो हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, चाहे वो मस्तिष्क हो, चाहे वो हमारे फेफड़े हो, चाहे लीवर हो, जितने भी अंग हैं शरीर में, चाहे हमारी मांसपेशियां हों, उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, और वो यदि उनमें कोई बीमारी है तो वो सब स्वस्थ होते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा है भस्त्रिका की, अगर आप दिन में 3 बार करने, 10-10 बार कर लें, तो आपको जो थकान है ना, वो बिल्कुल नहीं होगी और आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा और पूरे दिन आप एक्टिव रहेंगे। लेजीनेस नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी आपको बिल्कुल। तो जो लोग प्राणायाम करते हैं वो पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। तो भस्त्रिका में जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े फूलते हैं, तो इससे विशेष रूप से हमारे फेफड़ों में लाभ होता है, फेफड़े की जितनी बीमारियां हैं उनमें लाभ होता है। और जो त्वचा रोग हैं, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने देखा है त्वचा रोग में जो सोराइसिस है, विटिलिगो है, जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जितने भी हैं, उनमें लाभ होता है। और दूसरे जो स्पेशलिटी के लोग हैं उन्होंने बताया कि जो हार्ट की बीमारियां हैं उनमें भी लाभ होता है, ब्लड प्रेशर में लाभ होता है। लेकिन हाँ, एक सावधानी रखनी है कि यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो आपको ये धीरे 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 गति से करना चाहिए। बहुत फोर्सफुली ऑक्सीजन सांस नहीं लेनी चाहिए, ना ही बहुत फोर्सफुली निकालनी चाहिए। आपको धीरे धीरे करना चाहिए, बहुत तेजी से नहीं करना है। दूसरा प्राणायाम कपालभाति। तो कपालभाति में हमने बताया कि सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, गर्दन सीधी रखनी है, सामने देखना है, और हमें पेट को पिचकाते हुए सांस बाहर निकालना होता है। तो आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का मतलब है कि हम अपने शरीर की जो अम्लता है उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, तो हम उसको कम कर रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारे ब्लड का जो पीएच है वो 7.35 होता है, यानी अल्कलाइन पीएच होता है। तो अगर हम ऐसी कोई भी प्राणायाम या कोई भी ऐसी फ्रूट खाते हैं जो अल्कलीन नेचर हो, जो क्षारीय स्वभाव का हो, तो हमें वो हेल्दी रखता है। आपने सुना होगा या बहुत बहुत सारी टेक्स्ट बुक में लिखा है कि जो कैंसर है
वो कैंसर तभी होता है कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो, शुगर की अधिकता हो और एसिडिटी हो, हमारी बॉडी में एसिडिटी हो। तो ये 3 चीज़ें कैंसर होने में सहायता करती हैं। तो प्राणायाम से क्या होगा, एक तो हम ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहे हैं तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ऑक्सीजन की अधिकता ही बनेगी। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो जो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई होता है उससे क्या होता है कि हमारे स्टमक में होता है, पेट में होता है, ये बैक्टीरिया हमारे पेट में तेजाब बनाता है, कैंसर करता है और ये तेजाब हमारे मुंह और गले में आता है। तो इसका स्वभाव होता है, ये माइक्रो एरोफिलिक होता है। माइक्रो एरोफिलिक का मतलब है ये कम ऑक्सीजन पसंद करता है। तो ये देखा गया है कि जो लोग ये प्राणायाम करते हैं और प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं आधा घंटा, आधे घंटे में 10 मिनट भस्त्रिका करते हैं, 10 मिनट कपालभाति करते हैं और 10 मिनट अनुलोम विलोम करते हैं और 10 मिनट भ्रामरी करते हैं। 40 मिनट जो लोग प्राणायाम करते हैं उनमें देखा गया कि जो हेलिकोबैक्टर पाइलोराई है उसमें बहुत ही सुधार होता है। ये प्राणायाम करने से 50 to 60% सुधार होता है और जो गले में तेजाब आ रहा होता है वो भी कम हो जाता है। एक तो हमें ये कैंसर प्रिवेंशन करता है, कपालभाति, और हमारी बॉडी को जो अम्लता होती है उसको कम करता है, क्षारीय अवस्था को मेंटेन करता है। और मुख्य रूप से ये क्या करता है कि हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, जो हमारे हृदय और धमनियां हैं, उनके रोगों में ये बहुत फायदा करता है। और जो किडनी के मरीज हैं उसको भी ये ठीक करता है। तो पहला हुआ भस्त्रिका, दूसरा हुआ कपालभाति और तीसरा अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम में क्या करते हैं कि हमने जैसे बताया कि पहले बाएं नथने से सांस को ले जाते हैं अंदर 5 सेकंड में, 5 सेकंड रोकते हैं और 5 सेकंड में निकाल देते हैं। तो इससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा तंत्र का तंत्र है, जो ब्रेन है और उसकी जो नर्व्स हैं, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। और हमारे जो मानसिक स्तर पे हमें मानसिक शांति मिलती है, जो एंजाइटी है, चिंता है, डिप्रेशन है, अवसाद है और जितने भी मानसिक रोग हैं वो विशेष रूप से इस अनुलोम विलोम से फायदा होता है। दूसरा जो अनुलोम विलोम है, इससे बॉडी में एनर्जी जनरेट होती है। तो जो लोग वीक हैं वो कर सकते हैं, और यदि जो बहुत कमजोर है उनको कपालभाति नहीं करना चाहिए। कपालभाति उन्हीं को करना चाहिए जो जिसमें ऑलरेडी थोड़ी ताकत हो। अगर जो बहुत कमजोर हैं तो एनर्जी अगर उन्हें इकट्ठा करनी है तो उन्हें अनुलोम विलोम करना चाहिए। चौथा प्राणायाम है भ्रामरी। तो भ्रामरी मस्तिष्क के रोगों के लिए विशेष फायदेमंद है और इससे शांति मिलती है। और कपालभाति प्राणायाम का सबसे बड़ा फायदा यह है, यदि इसको कुछ बताए गए योगासन के साथ किया जाए तो व्यक्ति का मोटापा निश्चित रूप से कम होता है, यदि व्यक्ति ईमानदारी के साथ प्राणायाम को करे और जिसने किया है उसका मोटापा कम हुआ है। क्या आप इनको करके बता सकते हैं? हाँ, देखो हम आपको भास्कर करके बताते हैं। भास्कर करते समय आपको सीधे बैठना है, गर्दन सीधा रखना है, सामने देखना है और आपको गहरी सांस लेनी है। और गहरी सांस लेनी है जिसमें सीना फूले, पेट ना फूले। फिर आपको गहरी सांस बाहर निकालनी है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं कैसे करके बताता हूँ आपको। देखिए, सीधा होकर बैठना है, ये हमारी भास्कर हो गई। अब हम कपालभाति करते हैं। तो कपालभाति में ये मानिए एक मक्खी आके आपके नाक के नीचे बैठी है, आपके हाथ नहीं है, आपको मक्खी को उड़ाना है। तो हम पेट को पिचकाते हुए सांस बाहर निकालते हैं। अगर हम यहाँ उंगली रखेंगे तो वो सांस हमारी उंगली से टकराएगी। जो नासा छिद्रों से जो सांस निकलेगी वो हमारी उंगली से टकरानी चाहिए। अब देखिए हम कैसे करते हैं। ये जो कपालभाति है इसका नाम है, इससे क्या होता है, चेहरे पे तेज भी आता है, चेहरे पे चमक बढ़ती है और जो जिसके काले स्पॉट हो जाते हैं, जो ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं, वो उसको भी ठीक करने में इसका विशेष योगदान है। और जब आप ये देख रही हैं इसको करते समय हमारा पेट अंदर जा रहा है, तो इससे शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी मसाज हो जाती है। देखिए, जब हम पेट को पिचकाते हैं, अंदर ले जाते हैं,
तो शरीर के जितने भी अंग हैं, पैंक्रियाज है, हमारा स्टमक है, इंटेस्टाइन है, सबकी मसाज होती है, किडनी की मसाज हो जाती है। तो इन अंगों की बीमारियां दूर होती हैं और ये अंग हमारे मजबूत होते हैं। कपालभाति का ये रोल है। अब हमें कैसे कितनी देर करना चाहिए? कपालभाति को हमें 5 मिनट या 10 मिनट करना चाहिए। शुरू शुरू में 5 मिनट करना चाहिए और ये 1 मिनट में इसको 30 बार करना, 60 बार करना होता है। 1 मिनट में 60 टाइम करना होता है। इस प्रकार अगर हम ये 5 मिनट करें तो हमारा 300 बार हो जाएगा। तो दोबारा से देखिए कैसे करते हैं इसको। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे नहीं करना है, इसको बहुत धीरे धीरे करना है। ज़्यादा तेज करने से क्या होता है? हियाटस हर्निया हो जाती है। ज़्यादा तेज करने से नुकसान होता है। और तीसरा प्राणायाम है, उसको हम कहते हैं भ्रामरी। भ्रामरी करते समय क्या करते हैं? सांस अंदर लेते हैं और हम ये यहाँ रख के सांस को बाहर निकालते हैं, ओम का जाप करते हैं। सांस को अंदर ले जाके एक आवाज निकालते हैं, ओम। तो जो वाइब्रेशन होता है ना ब्रेन में, उससे ब्रेन के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है। सो इससे जो मानसिक बीमारियां हैं वो सब ठीक होती हैं। तो आप लोग सीखें कि प्राणायाम कौन से करते हैं। तो हम मुख्यतः 4 प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले हम भस्त्रिका करेंगे। तो भस्त्रिका में हम इस आसन पे बैठते हैं और भस्त्रिका में हम सबसे पहले गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस कुछ देर रुकेंगे और इसके बाद उसको गहरी सांस बाहर निकाल देंगे। इसकी पोजीशन कैसे होती है? हम सीधे होकर बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन और रीढ़ की हड्डी एक सीध में रहेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। तो गहरी सांस लेते हैं, शुरू करते हैं, देखें। इस प्राणायाम को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे हम हाथ ऊपर ले जाएंगे, सांस अंदर भरेंगे और हाथ नीचे लाएंगे तो सांस बाहर छोड़ेंगे। गहरी गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस बाहर निकालेंगे। सांस हाथ ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर जाएगी। और एक ध्यान रखते हैं, केवल हमारा सीना फूले और पेट ना फूले। तो दोबारा से करते हैं। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। तो ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। दूसरा हम करते हैं कपालभाति। तो कपालभाति प्राणायाम करते समय हमें ये सोचना है कि यहाँ पे हमारी एक मक्खी बैठी हुई है और हमारे हाथ नहीं है। तो उसको उड़ाने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम सांस को तेज़ी से बाहर छोड़ें। तो पेट को पिचकाते हुए, पेट को अंदर ले जाते हुए सांस को बाहर तेज़ी से छोड़ेंगे और जैसे ही सांस बाहर निकलेगी, अगर हम अपनी फिंगर से इसको महसूस करें उंगली पे, तो बाहर निकलती हुई सांस हमारी उंगली से टकराएगी और हमें महसूस होगी। ये 1 मिनट में 60 टाइम्स करते हैं। इस प्रकार से हम अगर 5 मिनट करेंगे तो 5 मिनट में हम 300 बार करेंगे। तो हमें यदि करना है तो 300 बार करना है। 300 बार से अगर कम करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर जब हमारी ये करना सीख जाए इसको, तो फिर हम 1 मिनट में 120 बार करेंगे। 120 बार करेंगे और इस प्रकार से 5 मिनट में कितने हो जाएंगे हमारे? 5 मिनट में हमारे हो जाएंगे 600 टाइम्स। 5 मिनट में 600 बार करेंगे। तो जब ये प्रैक्टिस हो जाए 1 मिनट में 60 टाइम्स करने की, तो फिर ऐसे करेंगे।
इस तरीके से 1 मिनट में 60 टाइम्स होते हैं और 5 मिनट में 600 टाइम्स होते हैं। तो ये कपालभाति हो गई। और कपालभाति करते समय ध्यान ये रखना है कि हमें बहुत फोर्सफुली पेट को अंदर ले जाना है, बहुत आराम से धीरे धीरे करना है, ऐसे नहीं करना है। इससे हियाटस hernia हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्राणायाम से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अंदर के अंग हैं, उनकी सबकी मसाज होती है। ये प्राणायाम मुख्यतः जो है हमारे हार्ट और धमनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो अंग हैं, आमाशय, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज और स्प्लीन, इन सब की मसाज होती है, ये सब स्वस्थ होते हैं। जो भस्त्रिका प्राणायाम था उसको कम से कम हमें 10 मिनट करना है। शुरू में 5 मिनट, बाद में 10 मिनट। भस्त्रिका से क्या होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो फेफड़े हैं, वो मजबूत होते हैं। और चूँकि हम ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, डिमांड नहीं होती है, तो शरीर के समस्त अंगों को, स्किन को भी, ब्रेन को, लंग्स को, किडनी, लिवर, सबको ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, जिससे वो स्वस्थ होते हैं। इसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो अनुलोम विलोम करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बाएं नथनी से सांस को अंदर ले जाते हैं, दाहिना बंद करते हैं अंगूठे से। इस प्रकार से बाएं से सांस को अंदर ले जाएंगे, 5 सेकंड रोकेंगे। 5 सेकंड मन मन में सत्य कवि सत्य कवि सत्य कवि सत्य कवि सत्य कबीर का स्मरण करेंगे। तो शुरू करते हैं इसको। और हम बायां नथना बंद करेंगे इस प्रकार से, दाहिने से सांस निकालेंगे। फिर हम दाहिने नथने से सांस लेंगे, फिर 5 सेकंड रोकेंगे, फिर दाहिने नथने को बंद करते हुए बाएं से सांस निकालेंगे। तो हमने क्या किया, बाएं नथने से सांस लिया 5 सेकंड में, 5 सेकंड रोका, 5 सेकंड मन मन में सत्य कवि सत्य कवि सत्य कवि सत्य कवि का स्मरण किया और दाहिनी नथनी से सांस को निकाल दिया। फिर इसके बाद हमने दाहिनी नथनी से सांस लिया, 5 सेकंड रोका और बाएं नथनी से निकाल दिया। तो इस प्रकार से हमारे एक चक्र पूरा हुआ। दोबारा से करते हैं। बाएं से सांस लेंगे, बाएं को बंद करेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, दाहिनी नथनी से सांस को बाहर निकालेंगे। अब दाहिनी से सांस लेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, दाहिना नथना बंद करेंगे, बाएं से निकालेंगे। अब बाएं से ही लेंगे, 5 सेकंड रोकेंगे, बायां नथना बंद करेंगे, दाहिने से निकालेंगे। तो ये हमारा हो गया अनुलोम विलोम। इसके करने से जो हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स है, ये इसमें विशेष रूप से ये फायदा करता है। फिर हम करेंगे चौथा प्राणायाम भ्रामरी। इसमें हम सांस लेंगे, सांस भरेंगे। पहले तो सांस बाहर निकालेंगे, फिर सांस लेंगे, पूरी सांस लेंगे जितनी भर सकते हैं। और आँखों को, जो ये मीडियल कैंथस है, इस पर प्रेशर करते हुए आँखों पे थोड़ा दबाव रखते हुए फिंगर से हल्का सा, और अपना ध्यान हम रखेंगे आज्ञा चक्र पे, और सांस को ओम कहते हुए बाहर निकालेंगे। नाक से बाहर निकालेंगे। सांस, सबसे पहले सांस बाहर निकालेंगे, फिर सांस अंदर भरेंगे, फिर इस अंगूठे को और इस उंगली को आँख को फिक्स करेंगे और अपना ध्यान आगे के चक्र पर लगाएंगे। सांस और ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे ब्रेन में वाइब्रेशन होता है साउंड से, तो उससे ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ता है और जो
ब्रेन से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें बहुत लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमारे भस्त्रिका हो गई, कपालभाति हो गई, अनुलोम विलोम हो गया और भ्रामरी हो गई। ये 4 प्राणायाम हैं, यही 4 प्राणायाम हम करते हैं। तो भस्त्रिका कम से कम 5 मिनट शुरू में करनी चाहिए, 5 मिनट कपालभाति 5-5 मिनट करनी चाहिए, 20 मिनट करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे हम 5-5 मिनट का समय और बढ़ाएंगे। 5 भस्त्रिका 10 मिनट, कपालभाति 10 मिनट, अनुलोम विलोम 10 मिनट और भ्रामरी 10 मिनट। इस प्रकार से 40 मिनट अगर हम रोज़ प्राणायाम करेंगे तो हमें चाहे कोई भी बीमारी हो उन सब में लाभ मिलेगा। तो एज ए मैं कहूँ कि त्वचा रोग विशेषज्ञ, तो मैंने अपने मरीजों को, पहले मैं ठीक नहीं कर पाता था, केवल जो एलोपैथिक दवाएं होती थी। अब मैं अपने मरीजों का जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज करता हूँ, उनको योगासन बताता हूँ, उनको प्राणायाम बताता हूँ। इससे क्या होती है, योगासन और प्राणायाम करने से जो हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो नॉर्मल होता है। हमारी मांसपेशियाँ, शरीर के जितने अंग हैं सब स्वस्थ होते हैं और वो नॉर्मल होते हैं। तो पहले मरीज ठीक नहीं हो पाते थे, लेकिन जब से मैंने ये बताया तब से मेरे मरीज, या सोरायसिस के मरीज, सफ़ेद दाग के मरीज पूरी तरीके से ठीक होते हैं और फिर पूरा इलाज लेने के बाद उनको दवा की ज़रूरत नहीं होती है। खाने पाने का भी बताते हैं कि कितने बजे आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो स्पेशली जो हमारे जंक फूड हैं हम उनको मना करते हैं, और बहुत सी चीज़ खाने की उनको बताते हैं जो ना खाने की मना करते हैं। स्पेशली जो, अगर हम संक्षिप्त में कहें तो दूध है, जो एनिमल प्रोडक्ट हैं, जो चीनी है, चाय है, ये सब मना करते हैं। जंक फूड है सबको मना करते हैं और उनको प्राणायाम करने की सलाह देते हैं और योगासन करने की सलाह देते हैं। और कुछ जो हमें अपना ज्ञान है उससे हम अपना एलोपैथिक दवाएं, और वो दवाएं जो सेफ होती हैं, जो किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो दवाएं हम मरीजों को देते हैं। जब हम नए नए डॉक्टर बने थे तो हम भाई मेथोट्रेक्सेट और जो इतनी भी साइक्लोफॉस्फामाइड और ये सब दवाएं हम दिया करते थे, जो बहुत ही टॉक्सिक होती हैं, और उनसे भी कुछ समय के लिए मरीजों में रिमिशन हुआ करते थे। थोड़े समय के लिए मरीज सही हुए और इसके बाद दोबारा से बीमारी आ जाया करती थी। अब आज की तारीख में हम इन लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन प्लस योगासन, प्राणायाम और एलोपैथिक, अगर कोई दवा हमें किसी पैथिक अच्छी रहती है तो वो भी हम मिला लेते हैं इसमें। तो मरीज हमारे पूरी तरीके से ठीक होते हैं जो हमारे नियमों का पालन करते हैं। तो हमने आपको ये करके बता दिए। और दूसरी बात है कि प्राणायाम करने से और योगासन करने से एक संयम प्राप्त होता है। संयम, आप अपने जो मन होता है, मन का अधिकार होता है इंद्रियों पे, इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। जैसे हमारी इंद्री है, जीभ है, जिसे हम रसना कहते हैं, ये कोशिश करती है कि मैं कभी ये खा लूँ, कभी वो खा लूँ, कभी वो खा लूँ। तो ऐसे ही हमारे जितनी इंद्रियां हैं उनके अपने अपने विषय हैं। तो यदि आपको खाने पीने पे या और भी बहुत सारी बातें होती हैं, अगर उनको संयम रखना है, अपने ऊपर कंट्रोल करना है, तो प्राणायाम का इसमें बहुत बड़ा महत्व होता है। प्राणायाम करके अपने ऊपर आप संयम पा। प्राणायाम और योगासन योग के 2 अंग हैं। वैसे योग के 8 अंग होते हैं, जिनमें से 2 अंग कौन कौन से? प्राणायाम और योगासन। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। यानी ये परमात्मा से मिलने के 8 नियम बनाए गए हैं। जो योग के 8 अंग हैं वो परमात्मा से मिलने के लिए बनाए गए हैं, यानी योग करने के लिए। तो जिसमें जो हमारा प्राणायाम है उससे हमें संयम मिलता है, क्योंकि बगैर संयम के हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते, खान पान का नियंत्रण नहीं कर सकते, हमारी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो यदि हमें अपनी बीमारी ठीक करना है तो हमें अपनी जीभया पर नियंत्रण करना होगा, खान पान में नियंत्रण करना होगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया था कि आपको गलत तरीके से प्राणायाम करने से हियाटस हर्निया हो गई थी। हाँ, तो ये आप हियाटस हर्निया क्या होती है? हाँ, आपने सही पकड़ा है, क्योंकि मैं जब शुरू-शुरू में थोड़ा जानता नहीं था तो मैंने जो कपालभाति है ना, बहुत फ़ोर्सफुली किया, इस तरीके से किया था। तो जब मैंने बहुत गलत ढंग से किया तो इस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा मेरी इंटेस्टाइन पे, स्टमक में। तो ये क्या हुआ, जो डायफ्राम होता है जिसमें एक छेद होता है ना, उस डायफ्राम जो हमारे पेट और सीने को अलग करता है, उस पर्दे को डायफ्राम कहते हैं। उसमें एक छेद होता है, उस छेद से होके खाने की नली हमारे पेट में प्रवेश करती है। तो जब गलत ढंग से हमने प्राणायाम किया तो क्या हुआ कि प्रेशर की वजह से जो हमारे आमाशय में प्रेशर पड़ा, वो उस वजह से जो डायफ्राम में छेद होता है ना, उससे होके हमारा आमाशय और ऊपर आ गया उस छेद से। तो इसको हम कहते हैं हियाटस हर्निया। तो शुरू-शुरू में तो हमने ध्यान दिया नहीं, हमें क्या परेशानी होती थी इसमें कि पहले तो जो हमारे पेट का खाना था, जो तेजाब थी वो हमारे गले में आता था, तो हमने सोचा ऐसे ही नॉर्मल होगा।
तो धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती गई। जब हम रात में सोते थे तो सोते समय ये हमारे गले में आ जाता था और बहुत जलन होती थी सोते समय। धीरे धीरे हमारे टॉन्सिल में, हमारे तालू में परेशानी होने लगी। तो हमने सोचा कि कोई ईएनटी की प्रॉब्लम होगी। हम ईएनटी के डॉक्टरों के पास गए। बरेली में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो हमने छोड़ा ना हो, कोई भी नहीं पहचान पाया। और फिर हम दिल्ली एम्स में गए, वहाँ भी कोई पहचान नहीं हुई। किसी ने कहा ऑपरेशन कर लो, टॉन्सिल निकलवा दो, तो बहुत परेशान हुए। लास्ट में हमने अपना दिमाग लगाया, तो हमने इस पे वर्क करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने एक एंडोस्कोपी करवाई, जिससे इस बात की पुष्टि हुई कि हमारे अंदर हियाटस हर्निया ग्रेड 4 की डेवलप हो गई है। और इसके बाद हमने क्या किया कि अपने जो बेड था, बेड उसको जो सिर वाला सिरा था उसको 8 इंच ऊपर कर लिया। 8 इंच ऊपर किया, जिससे कि सोते समय हमारा सर 8 इंच पैरों के मुकाबले में ऊपर रहे। तो हमारे जो पेट का जो खाना, जो तेजाब रात में आते थे, जिसकी वजह से हम उठ के बैठ जाते थे, बहुत बेचैनी होती थी, उसमें हमें राहत मिली। फिर हमने चाय छोड़ा, दूध छोड़ी, और खैर स्मोकिंग तो हम करते ही नहीं है। और इसके बाद हमने जो तेजाब बनने से रोकने वाली दवाएं हैं, जैसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये एस्मोप्राजोल, ये हमने रात को सोते समय लेना शुरू किया। तो हमें काफ़ी राहत मिली। और ये करते करते हमने एक अपनी स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि अगर ये बहुत लंबे समय तक आप एस टू ब्लॉकर लेते हैं और खाने से पहले लेते हैं, ज़्यादातर लोग इसको खाने से पहले खिलवाते हैं, तो खाने से पहले आप रोज़ सुबह को लेंगे, शाम को लेंगे, तो तेजाब नहीं बनेगा। तो क्या होगा, जब आप खाना खाएंगे उसमें कोई भी बैक्टीरिया जाएगा, कोई भी फंगस जाएगा, तो वो मरेगा नहीं और खाने का आपका पाचन नहीं होगा। तो हमने एक बार हमें फंगल इन्फेक्शन भी हो गया, तो उसका हमने ट्रीटमेंट किया। फिर हमने एक स्ट्रेटजी बनाई। सुबह को तो हमने लेना बंद कर दिया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। शाम को हम 8 बजे खाना खाया और खाने के 2 घंटे बाद हमने प्रोटॉन पंप लेना शुरू किया। और एक ऐसा एंटासिड जो इंस्टा रेफ्ट नाम है इसका, ये रेफ्ट है। इसमें एल्जीनेट रेफ्ट फॉर्मिंग ओरल सस्पेंशन है, रेफ्ट फॉर्मिंग है। तो जब हम इसको लेते हैं ना रात में सोते समय, तो क्या होता है, ये हमारे गले में चिपका रहता है और जो एसिड आता है तो उससे हमें काफ़ी राहत मिलती है। तो हियाटिस हर्निया का जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जो बुक्स में नहीं लिखा है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, तो मैंने अपनी रेजीम एक डेवलप की है। वो रेजीम ये है कि आप खाने को एक बार में ज़्यादा मत खाइए। सुबह में आप नाश्ता अच्छे से कर लीजिए, दोपहर में खूब खाना खाइए, लेकिन शाम को आप जितना दोपहर में खाते हैं उससे आधा खाइए। तो शाम को सोने से करीब 4 घंटे पहले आप खाना खाइए। नियम नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और खाने के 2 घंटे बाद आप कोई एस्मोप्राजोल ले सकते हैं, जिसमें डीएसआर, एस्मोप्रालोल डीएसआर, यानी जिसमें डोमपेरिडॉन 30 मिलीग्राम सस्टेन रिलीज हो और एस्मेरोपोजोल 40 मिलीग्राम हो। खाने के 2 घंटे बाद लीजिए। इससे क्या फायदा होगा कि आपका खाना जब आप खाएंगे, आपका तेजाब बनेगा भी और खाने का डाइजेशन भी होगा, और जो खाने में अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा वो भी मर जाएगा। तो खाने के आप 2 घंटे बाद ले रहे हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन कब चाहिए, रात में चाहिए। आप सो जाते हैं तो रात में सोते समय ही ये एसिड मुंह में आता है, हियाटस हर्निया में गले में और मुंह में आता है, तो हमें रात में प्रोटेक्शन मिलेगा। चाय, मिल्क, चीनी, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। और अगर चाय लेनी हो तो ग्रीन टी पीजिए। इससे फायदा होता है, जब ग्रीन टी हम लेते हैं तो हमारा पीएच जो है वो बढ़ता है गले में, और गले में जो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट, इसकी ग्रोथ इनहिबिट होती है और एल्कलाइन मीडियम बनता है, तो ग्रीन टी हमें बेनिफिशियल होती है। और इसके अलावा तो एक गोली आती है बैक्लोफेन 10 मिलीग्राम, लियोफेन के नाम से आती है। इसको आप 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम। तो स्ट्रेटजी दोबारा से सुन लीजिए। अपना बेड का जो एंड है, हेड एंड, जिधर सर रख के सोते हैं आप, उसको 8 इंच ऊपर उठा लीजिए। नंबर 1, शाम को सोने से 4 घंटे पहले खाना खाइए और सोने के 2 घंटे बाद एस्मोप्राजोल 40 मिलीग्राम, डोमपेरिडॉन डीएसआर यानी सस्टेन रिलीज टेबलेट लीजिए, और बैक्लोफेन 10 मिलीग्राम दिन में 3 बार लीजिए। चाय जिसमें मिल्क, चीनी और फैट फैट वाली कोई भी डाइट नहीं लेनी है। तो इसको लेने से काफ़ी बेनिफिट होता है जब आप रात में सोएं। तो इंस्टा रेफ्ट
नाम का जो ये एंटासिड है, जो रेफ्ट फार्मिंग है, रेफ्ट फार्मिंग मतलब आपके गले में और आपके ईसोफेगस में एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है। और यदि कभी अल्सर हो जाए तो एक दूसरी दवा है, सुक्राफिल नाम की दवा लेना है, सुक्राफिल। और ये फोर्टिस कंपनी की है और इसके ऊपर क्या बना हुआ है, आर बना हुआ है, यानी ये रजिस्टर्ड ब्रांड है, एथिकल ब्रांड है, एथिकल ब्रांड है, ब्रांडेड मेडिसिन है ये। बहुत ही, तो इसको 2 चम्मच लेना है जब आपको जरूरत महसूस हो कि आपके गले में कुछ इरोजन हो गया है या कुछ अल्सर्स बन गए हैं। ये अल्सर हीलिंग है, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है आपके गले में और आपके ईसोफेगस खाने के नली में। डॉक्टर साहब, हियाटस हर्निया के लक्षण क्या हैं? देखो, हियाटिस हर्निया में हमने आपको बताया कि जो हमारा खाने की नली और जहाँ आमा से जोड़ता है, जो एक वाल्व सहित खाने की नली, डायफ्राम के जो छेद होता है, हियाटिस उससे ऊपर आ जाती है। तो जब ये ऊपर आ जाती है, जब रात में आप सोते हैं तो गले में आपके जो खाना, पेट का खाना और तेजाब आने की वजह से गले में जलन होती है। और कभी कभी ये मुंह तक आ जाता है, नाक तक आ जाता है, तो रात में सोते समय आदमी सोते सोते उठ के बैठ जाता है और इसकी वजह से एलर्जी भी उसको होती है। और यही मेन दिक्कत होती है हियाटिस हर्निया में। डॉक्टर साहब, ये हियाटस हर्निया, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसकी पहचान क्या होती है? कोई हियाटिस हर्निया में जैसे हमने बताया कि जो ईसोफेगस और जो स्टमक का जंक्शन होता है वो डायफ्राम के ऊपर आ जाता है। तो इसमें जब पेशेंट लेटता है बिस्तर में रात में, तो स्टमक कंटेंट जिसमें खाना भी हो सकता है और एसिड होता है वो उसके गले में आ जाता है और मुंह में भी आ सकता है और नाक से भी निकल सकता है। तो जब एसिडिक कंटेंट आता है तो क्या होता है कि जो थ्रोट के जो ऑर्गन्स होते हैं, टॉन्सिल वगैरह, वो उनमें इरोजन्स हो जाते हैं, अल्सरेशन हो जाते हैं। तो रिकरेंट ये प्रॉब्लम होती रहती है। और रात में जब ये गैस्ट्रिक कंटेंट्स आते हैं तो कई बार व्यक्ति उठ के बैठ जाता है और पूरे गले में और उसके ओरल म्यूकोसा में, मुंह के अंदर जलन होने लगती है। और बार बार ऐसा होने से पेशेंट का जो मुंह का स्वाद है, जो टेस्ट है, वो बदल जाता है। उसके मुंह में खट्टापन महसूस होता है और उल्टी करने की इच्छा हमेशा बनी रहती है, जिसे हम नौजिया कहते हैं। और तालू में जो सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट यानी जो तालू होता है, उसमें भी इरोजन होने लगते हैं। बार बार इन्फेक्शन होता है पूरे ओरल म्यूकोसा में और तालू में खुजली होती है, तालू में और गले में, इसमें ईचिंग या खुजली होती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हियाटिस हर्निया में पाए जाते हैं। और जो ये रिकरेंट इन्फेक्शन है गले में और मुंह में, एक बार आपने ट्रीटमेंट कराया 2-4 दिन ठीक रहेगा, फिर से बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होते हैं। तो आदमी जो है दवा खाते खाते इन्फेक्शन की परेशान होता है और उसके जो स्टमक में एसिड ज़्यादा बनने से बर्निंग सेंसेशन होता है। कई बार ये जड़, इसे गैस्ट्रिक इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, उसकी रूप, उसके फॉर्म में भी ये हियाटिस हर्निया प्रेजेंट करती है। तो इसमें क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक कंटेंट वो हमारे इसोफेगस में और गले में आता है तो उसमें बर्निंग सेंसेशन भी होता है। तो कुछ पिकुलियर सिम्टम जैसे हमने बताया, कि उसके गले में ईचिंग और सॉफ्ट पैलेट में, तालू में ईचिंग होना। आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सोचेगा कि इनको फंगल इन्फेक्शन है, तो वो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। और वो इन्फेक्शन होता है बार बार जो गले में उसके तेजाब और गैस्ट्रिक कंटेंट आते हैं, उस वजह से उसके गले में और तालू में खुजली होती है और खट्टापन बना रहता है, यानी कि जो उसका स्वाद है वो बिगड़ जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया और हमारे प्रश्नों का सही जवाब दिया।